तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथ जिसका तीसरा चैप्टर है मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह को आज के इस वीडियो से हम शुरुआत कर देंगे। तो पहला वीडियो है या आव्यूह के लिए, तो आप सभी को मालूम है क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसकी थ्योरी को समझेंगे, क्योंकि आव्यूह के क्वेश्चन में काफ़ी बहुत बड़ा भाग जान लीजिए थ्योरी का है। जब तक आप मतलब इसके थ्योरी को नहीं समझेंगे तब तक आप आव्यूह के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आज के इस वीडियो में दोस्तों हम इंट्रोडक्शन एक क्लास है, इसमें क्या जानेंगे कि आव्यूह क्या होता है, आव्यूह की कोटि कैसे ज्ञात करते हैं, आव्यूह का अवयव कैसे ज्ञात करते हैं, पंक्ति क्या होता है, स्तंभ क्या होता है, आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं, आव्यूह का उपयोग क्या होता है, सभी चीज के बारे में जानेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझेंगे। यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, मैं आपको बता देना चाहता हूँ आगे आप जो वीडियो देखेंगे ना वो समझने में आसानी होगी। अब जैसे मान लीजिए मैंने आपको बता दिया कि आव्यूह की पंक्ति है, अब आपको पता ही नहीं रहेगा कि आव्यूह पंक्ति किसे कहते हैं, तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत होगी। आज की इस वीडियो में इसीलिए बेसिकली ये क्लास इंट्रोडक्शन रहेगी, पूरा अच्छे से आव्यूह को समझेंगे। इसके बाद क्या है, जब एक बार इंट्रोडक्शन के रूप में अच्छे से समझ जाएंगे ना तो क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत कठिन बात नहीं। आव्यूह का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सरल है, इसमें क्या है केवल जोड़ घटाओ और गुणा है, बस यही, इसके अलावा कुछ है वह नहीं। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए दोस्तों हम चलते हैं, अपना वीडियो शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, पहले आप जान लीजिए कि कौन सा चैप्टर है। ये चैप्टर है तीसरा चैप्टर जिसका नाम है मैट्रिक्स। इंग्लिश में मैट्रिक्स कहते हैं, हिंदी में आव्यूह कहते हैं। इंट्रोडक्शन क्लास है, इसके पहले 14 लेक्चर आ गया है, तो 15वां लेक्चर है और यह पार्ट 1 है। तो देखिए दोस्त, तो सबसे पहले तो हमें जान लेते हैं कि आव्यूह होता क्या है। तो देख लीजिए दोस्त, आव्यूह को आप बहुत आसानी से समझ लीजिए इस तरीके से कि संख्याओं अथवा फलनों की आयताकार सारणी को ही आव्यूह कहते हैं। ये तो हो गया इसकी परिभाषा, लेकिन आपको समझ में नहीं आई होगी, आप शांत रहिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्त, यहाँ पे कह रहा है कि संख्याओं अथवा फलनों की आयताकार सारणी को ही आव्यूह कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे संख्याओं का मतलब दो हो गया, या तो वास्तविक संख्या हो सकती है जैसे रियल नंबर, या तो वास्तविक संख्या हो सकती है, या तो काल्पनिक संख्या हो सकती है। यानी कि इमेजिनरी नंबर या तो हो सकती है तो वास्तविक संख्या हो सकती है। अब इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं, जैसे कि आप कई बार देखते होंगे 4i -2i या i, तो जिस संख्या में या जिस संख्या में i जुड़ा हो उसी को ही हम कहते हैं काल्पनिक संख्या। ठीक है, अब वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो भाई तो आप क्लास 10th में ही पढ़ ली होगी। वास्तविक संख्या क्या होती है, किसी भी प्रकार की संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब किसी भी प्रकार का मतलब क्या है, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 1/2 हो गया, -1/2 हो गया, यानी कोई सी भी संख्या हो, √2 हो गया, -√5 हो गया, तो इस प्रकार की कोई भी संख्या हो तो उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं और काल्पनिक संख्या इसे कहते हैं। तो संख्याओं का यहाँ मतलब दो हो गया, या तो वास्तविक संख्या हो या तो काल्पनिक संख्या। तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे लिख दिया गया संख्याओं। अब कह रहा है या तो संख्या हो सकती है तो कोई फलन, आप फलन जानते हैं, कई बार दे दिया जाता है फंक्शन या f(x) = कोई सी भी वैल्यू दे दी जाएगी इस तरीके से। तो क्या कह रहा कि संख्या रहेगी अथवा फलन। संख्या, अब संख्या में भी हमने बता दिया दो प्रकार की संख्या, तो ये संख्या रह सकती है तो ये, और या तो दोनों संख्याएं एक साथ रह सकती हैं। ऐसा नहीं, या तो रियल नंबर हो सकता है या तो मतलब काल्पनिक संख्या, और या तो दोनों भी दे सकता है। तो हमने बताया ना संख्या रहेगी अथवा कोई फलन रहेगा। जैसे अब इसकी आयताकार, यदि इसको आयत के रूप में हम कर देंगे तो उस जो सारणी हमें प्राप्त होगी उसी को हम कहते हैं आव्यूह। अभी देखिए हो सकता है कुछ लोगों को ना समझ में आया हो, लेकिन अभी समझ में आ जाएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि अगर हम थ्योरी समझते तो उतना नहीं समझ में आता, लेकिन जब उसी थ्योरी पे बेस्ड हम कोई क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना तो पूरा एकदम क्लियर हो जाता है। तो ठीक है, तो समझिए संख्या का मतलब है, फलन का मतलब है, आयताकार मतलब ये हो गया। तो यही होता है आव्यूह। अभी देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ। और एक चीज आप ये जान लीजिए, आव्यूह को सदैव आप ये लिख लीजिएगा कि आव्यूह को सदैव अंग्रेजी के बड़े अक्षर के द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे कैपिटल ए से व्यक्त किया जाएगा, बी से व्यक्त किया जाएगा, एक्स से व्यक्त किया जाएगा, वाई से व्यक्त किया जाएगा, जेड से व्यक्त किया जाएगा। उसको इस तरीके से व्यक्त नहीं कर सकते आप। ठीक है,
तो आव्यूह को सदैव अंग्रेजी के बड़े अक्षरों द्वारा व्यक्त किया जाता है, ये चीज आप जान लीजिएगा। ठीक है, ये तो आप समझ गए कि आव्यूह क्या होता है, संख्याओं अथवा फलनों की आयताकार सारणी को ही आव्यूह कहते हैं, इसको इससे व्यक्त किया जाता है। अब देखिए मैं आपको बता दे रहा हूं एक बार आव्यूह को, देख लीजिए, रुक जाइए बता दे रहे हैं एक सेकंड। अब देखिए भाई मैंने संख्या ले लिया यहाँ पे 1 2 3 4 5 7 √5 3 1। ठीक, अब देखिए क्या है, हमने क्या था ना, आपसे क्या कहा था हमने कि कोई संख्या हो, तो यहाँ पे देख लीजिए संख्या है ना, और मान लीजिए यहाँ पे सभी संख्याएं वास्तविक संख्या है, कोई सी भी संख्या, हमें संख्याओं पर नहीं ध्यान देना, बस आप ये जान लीजिए संख्या है। यहाँ पे क्या कहा था, संख्या है अथवा फलन, तो यहाँ फलन ना होकर संख्या है, और क्या कहा था, आयताकार सारणी, तो क्या ये आयत के रूप में नहीं है, यहाँ पे आयत लगा दी कि नहीं, कि सारणी को ही आव्यूह कहते हैं। तो अभी क्या हो गया, संख्या भी हो गया और उस पे आयत भी लगा दिया गया, तो अभी क्या हो गया, आव्यूह। अब आव्यूह जैसे भाई कोई आव्यूह है तो उसको आप किसी चीज से व्यक्त करोगे ना, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे ए। तो अब क्या हो गया आपका ए आव्यूह ए। इसी प्रकार से आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, यानी कि z = 4i - √5 2 इसके बाद 1, यह भी आपका आव्यूह होगा, इसको हम z से व्यक्त किए। तो दोस्तों यह भी आव्यूह है, यह भी आव्यूह है। अब देखिए किसी भी आव्यूह के कुछ इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसे आपको समझना बहुत जरूरी होता है, आराम से समझेंगे कोई दिक्कत नहीं, एक एक चीज को आपको समझ में आ जाएगा, इतना जान लीजिए। बस क्या आपको वीडियो लास्ट तक देखना है, ठीक। अब देखिए दोस्तों हमने आपको क्या बताया कि कोई आव्यूह होता है ना, तो उसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज होती है, उसको आपको समझना पड़ेगा। तो अब क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने बताया ना एक आव्यूह है, तो इस आव्यूह में जो क्षैतिज रेखाएं हैं, क्षैतिज रेखा मतलब आप समझते हैं ना, जो क्षैतिज रेखा जो इस तरीके से होती है, इसको हम पंक्ति कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए इस तरीके से कौन रेखा है, इस तरीके से यही रेखा है क्षैतिज, ये भी क्षैतिज है और ये भी क्षैतिज है। तो जो रेखाएं क्षैतिज में होंगी ना, जो रेखाएं क्षैतिज में होंगी उसे हम पंक्ति कहते हैं। एक प्रकार से यदि इसको हम एक रेखा माने तो क्षैतिज में है ना, तो इसको हम पंक्ति कहेंगे। और जो इस तरीके से होंगी ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर इसे कहते हैं ना, तो जो ऊर्ध्वाधर अवस्था में होंगी उसे हम कहेंगे कॉलम। तो हमने आपको क्या बताया, जो क्षैतिज में होंगी, क्षैतिज, इसको हम क्या कहेंगे, पंक्ति। अब पंक्ति मतलब क्या हो गया, रो। अब देखिए हमने बताया जो क्षैतिज अवस्था में होंगे उससे क्या कहेंगे, पंक्ति। अब पंक्ति को हम इंग्लिश में कहते हैं रो, और इसी कारण इसको हम व्यक्त करते हैं आर से। आप कभी भी लिखेंगे आर आर, ठीक है। अब ये क्या हो गया, इसी हिसाब से ये भी आर हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा। लेकिन अब कैसे हम पहचानें भाई ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, तो हम कैसे जानें कौन पहला, कौन दूसरा, कौन तीसरा। तो इसके लिए क्या होता है, यहाँ पे 1 लगा देते हैं, क्योंकि ये पहली पंक्ति है, और ये दूसरी है तो यहाँ 2 लगा देंगे, और ये तीसरी है यहाँ पे 3 लगा देंगे। तो पहली पंक्ति को R1 से व्यक्त करते हैं, दूसरी पंक्ति को R2 से, तीसरी पंक्ति को R3 से। तो आप समझ गए ना, जो इस तरीके से होंगी उनको पंक्ति कहते हैं, उनको हम रो भी कहते हैं, इसी कारण उनको R से व्यक्त करते हैं। पहली पंक्ति है तो R1, दूसरी पंक्ति है R2, तीसरी पंक्ति है तो R3, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब जैसे मान लीजिए ये तो हो गया, अब जो यहाँ पे होंगी ऊर्ध्वाधर इस टाइप, जैसे देखिए यहाँ पे और यहाँ पे जो ऊर्ध्वाधर होती है, यानी कि ऊर्ध्वाधर, तो उसको उसे हम कहते हैं कॉलम। जैसे हमने बताया ना कि जो क्षैतिज होंगे उसे कहते हैं पंक्ति, ठीक इसी प्रकार से जो ऊर्ध्वाधर होती है ना उसको हम कॉलम कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉलम, कॉलम COLUMN, उसको हम कॉलम कहते हैं। अब देखिए ये पहले है, और कॉलम को जिस तरीके से रो है तो रो को R से व्यक्त करते हैं, तो यहाँ पे कॉलम है, कॉलम का पहला शब्द क्या है, C, तो इसको हम व्यक्त करते हैं C से। तो यह भी कॉलम हो गया और यह भी कॉलम। अब देखिए भाई ये पहला कॉलम है, इसे C1 कहेंगे, ये दूसरा कॉलम इसे C2, और ये तीसरा है इसे C3। तो अब आप समझ गए ना कि कोई आव्यूह है तो उसकी पंक्ति कौन होगी और स्तंभ कौन होगा। अब जैसे मैं आपको फिर एक बार बता देना चाह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कोई पंक्ति है, ठीक, यहाँ पे क्या 1 2 5 4 5 9, तो अब इसकी पहली पंक्ति कौन है, इसकी पहली पंक्ति ये है, तो जिसे पंक्ति को हम क्या कहेंगे, R1। एक कौन सी पंक्ति है, दूसरी, R2। एक कौन सी पंक्ति है, तीसरी, तो R3। और एक कौन सा स्तंभ है, C1, यानी कि C1 पहला कॉलम है, और दूसरा है
C2। तो आप समझ गए होंगे पंक्ति और स्तंभ किसे कहते हैं। पंक्ति हमेशा इस रूप में होगा और स्तंभ हमेशा इस रूप में होगा। तो आप इसे लिख दीजिएगा, पंक्ति हमेशा इस रूप में और ये स्तंभ हमेशा ऊपर के रूप में, यानी ऊर्ध्वाधर और ये क्षैतिज। तो दोस्त अब हम आशा कर रहे हैं आप पंक्ति आप क्या होता है समझ गए होंगे। पंक्ति किसे कहते हैं, स्तंभ कॉलम किसे कहते हैं, ये भी अब आप समझ गए होंगे। तो इस चीज इंपॉर्टेंट था इसको लिए, इसीलिए हमने आपको ये बता दिया। अब चलिए हम ये देखते हैं कि आव्यूह की कोटि कैसे ज्ञात करते हैं, आव्यूह के अवयव कैसे ज्ञात करते हैं, और भी चीजें, आव्यूह का यूज कहाँ किया जाता है और आव्यूह के प्रकार। तो चलिए ठीक है, मैं पहले इसे मिटा दे रहा हूँ और तब तक वीडियो मैं रोक दे रहा हूँ। तो दोस्तों चलिए अब देख लेते हैं कि आव्यूह की कोटि और आव्यूह में अवयव की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि आव्यूह की कोटि क्या होती है। मैं आपको पहले बता दूं, एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में मिलेगा कि आव्यूह की कोटि निकालिए। तो देख लीजिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक आव्यूह है, तो पहले आव्यूह को हम लिख देते हैं ए बराबर, ए हो गया आव्यूह। अगर मैं पूछूं आपसे ए आव्यूह की कोटि की संख्या बताइए, और आपसे कई बार पूछता है, तो कोटि की संख्या हम जानते हैं कैसे ज्ञात करते हैं, बहुत सरल होता है। कोटि की संख्या बराबर होता है पंक्ति की संख्या, पंक्ति की संख्या गुणे स्तंभ की संख्या, पंक्ति की संख्या गुणे स्तंभ की संख्या। अब आप समझ रहे हैं ना, स्तंभ की संख्या हमेशा पंक्ति की संख्या आगे रहेगा गुणे स्तंभ की संख्या। अब यहाँ पे आप देखिए, आप इसमें पंक्ति की संख्या कितनी है, आपको क्या लग रहा है, एक पंक्ति हो गया R1, दूसरा हो गया R2, तीसरा हो गया R3, तो इसमें टोटल है 3 पंक्ति। तो यहाँ पे 3 पंक्ति है और स्तंभ कितना है, एक स्तंभ हो गया, एक 2 स्तंभ 3 स्तंभ, तो टोटल हो गए 3 स्तंभ। तो आपको यही लिखना है, जितना कभी भी कोई पूछे कि इस आव्यूह की कोटि बताइए, तो पंक्ति की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या करके यहीं पर रोक देना है। और मैं आपको हमेशा एक चीज बता देना चाहता हूँ कि आप 3 गुणे 3 9 मत करिएगा, बस केवल इतना ही रहेगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि आप तुरंत ये पता कर सकते हैं कि आव्यूह में कितनी पंक्ति है और कितना स्तंभ है। तो समझ गए ना। अगर मैं अभी आपसे कहूं कि आप इस आव्यूह के लिए बताइए, तो ये क्या है, तो इसके लिए कोटि क्या होगी, इसमें क्या है, 2 पंक्ति है और 2 ही स्तंभ है। और मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे कह दूं इस आव्यूह के लिए बताइए, आव्यूह की कोटि बताइए क्या होगा, इसमें क्या है, पंक्ति की संख्या 3 है और स्तंभों की संख्या 2 है। तो यही होता है कोटि। कोटि में क्या होता है, केवल गुणे में लिख देंगे। अच्छा, जैसे अभी मान लो कि मैं बता दूं कि कोई एक मैट्रिक्स है, उसकी कोटि इस तरीके से, उसकी कोटि है इस तरीके से, और वो आव्यूह में मन ना दूं। जैसे मैं आपको बता दूं कि एक आव्यूह है, उसकी कोटि इतनी है, आव्यूह का निर्माण करें। अगर आपसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहे तो आप बना सकते हैं नहीं, यानी कोई भी आव्यूह रहेगा उसमें 3 पंक्ति रहेगा और 2 स्तंभ। तो हमेशा आगे वाला चीज पंक्ति को बताता है, दूसरा वाला जो रहता है वो स्तंभ को। और इक्वल टू आंसर नहीं लाना रहता है, इसमें 3 दूनी 6, अगर 6 कर देंगे तब तो एक ही चीज बचेगा, तब पंक्ति और स्तंभ की संख्या कैसे मालूम करेंगे, इसलिए इतना ही रहता है। ठीक, तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि आव्यूह की कोटि क्या होती है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक, अब देखिए मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि आव्यूह में अवयवों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, अवयवों की संख्या। कोटि भी इंपॉर्टेंट था, एनसीईआरटी क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो उसमें मिलेगा, अवयवों की संख्या भी मिलेगा, जो अवयवों की संख्या भी निकालने जा रहे हैं। ठीक, चलिए देख लेते हैं आव्यूह में अवयवों की संख्या। आव्यूह में अवयवों की संख्या, तो आव्यूह में अवयवों की संख्या देख लीजिए कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे आप पहले देखिए, जैसे अभी हमने बताया वो कोटि ज्ञात करना एकदम उसी प्रोसेस से है। इसमें क्या है, पंक्ति की संख्या, पंक्ति की संख्या, पंक्ति की, अब आप समझ लीजिए पंक्ति की संख्या गुणे स्तंभ की संख्या। ठीक, स्तंभ की संख्या। अब इसमें क्या है, 3 पंक्ति है ना, तो 3 गुणे 3 स्तंभ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ टोटल। कोटि में क्या है, यहीं पे रुक जाएंगे, इसमें क्या है, पूरा आंसर लाएंगे। अब क्या है इसमें, मतलब आव्यूह ए में जो है इसमें टोटल 9 अवयव है,
अवयव का तात्पर्य क्या होता है? एलिमेंट। एलिमेंट का क्या मतलब है कि जैसे देख लीजिए यहाँ पर आपका एक पहला एलिमेंट होगा, एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये होता है अवयव। और अवयव जैसे मैं आपको बताया था ना कि अवयव को ए बी इस टाइप से व्यक्त करते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से अवयव के जो अवयव होते हैं, अवयव के अवयव को आप लिख लीजिएगा, अवयव के अवयव को, अवयव के अवयव को इस टाइप से व्यक्त करते हैं, ए आई जे, ये लिखा रहेगा, उसके नीचे आई जे रहेगा, ठीक है। अब आई जे का मतलब क्या होता है? ये होता है आई जो रहता है ये पंक्ति को व्यक्त करता है और यह स्तंभ को व्यक्त करता है। और इसका बड़ा उपयोग है, अभी मैं आपको बता रहा हूं इसका उपयोग कैसे होता है। जैसे मान लीजिए अभी क्या है, मैं आपको कह दूं कि जो आपको मैट्रिक्स ए दिया है इसमें A23 का मान निकालिए, A23 का मान। अब आप कहोगे यार ये कैसे निकलेगा? तो मैंने क्या बताया, आपको मैट्रिक्स से दिया है, इसी के अकॉर्डिंग A23 का मान निकालना है। तो क्या बता रहा है? ये पंक्ति बता रहा है और ये बता रहा है स्तंभ। अगर हम इस A23 की तुलना में इससे करें AIJ से, तो I इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2, J इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3। यही मिलेगा ना, आप समझ रहे होंगे अच्छे से। अगर इसकी तुलना में इससे कर देंगे तो I इक्वल टू 2 मिल जाएगा, J इक्वल टू 3। और हमने आपको हमेशा बताया है कि I व्यक्त करता है पंक्ति को, J व्यक्त करता है स्तंभ को। यानी कि जो A23 का मान होगा वो दूसरी पंक्ति होगी, तो दूसरी पंक्ति तो भाई ये है, और तीसरा स्तंभ, क्योंकि ये स्तंभ के व्यक्त करता है, तो दूसरी पंक्ति ये है और तीसरा स्तंभ है, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 23। इसका मान क्या है? 2। अगर मैं आपसे बात करूं कि A11 का मान भी ज्ञात करिए, तो A11 मतलब क्या होगा? पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। तो पहली पंक्ति क्या है? ये है, और पहला स्तंभ ये है, तो यहाँ पे क्या हुआ? पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, तो यहाँ पे क्या हुआ? 2। ठीक, इसी प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। तो अभी रुक जाइए, मैं आपको एक बार फिर से बता दे दूं। तो एक चीज आप ये लिख लीजिएगा, अवयव के अवयव को हमेशा इससे व्यक्त करते हैं, और ये पहला चीज पंक्ति को दर्शाता है, दूसरा स्तंभ को, इस टाइप से इसका मान ज्ञात करते हैं। अब चलिए ठीक है, इतना आप नोट करिए। इसके बाद अब देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ फिर से एक चीज, और मैं बता दूं पहले प्रश्नावली जो पहला क्वेश्चन ही इसी टॉपिक पे है। ठीक, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप A33 का मान निकालें। पहले 1 मिनट, पहले मैं आपसे कहूंगा कि इस अवयव A में अवयव की संख्या निकालें। अवयव की संख्या कैसे निकालेंगे? पंक्ति की संख्या कितनी है? 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति। 3 पंक्ति हो गया। और स्तंभ कितने हैं? 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ, 4 स्तंभ। 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ, 4 स्तंभ, तो 4 स्तंभ हो गया। तो 3 चौक 12, यानी कि इसमें टोटल 12 अवयव है, और आप जब जोड़ेंगे 12 ही आएगा। एक चीज दोस्त मैं आपको बता दूं, जो मैं यहाँ पे कॉलम इस साइड बताया था, कॉलम हमेशा इधर से लिया जाता है, इधर से, नीचे से नहीं लिया जाता। यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए मैं नीचे बता दिया था। ठीक, तो मैंने आपको क्या बताया कि इस अवयव में टोटल 12 अवयव है, 12 अवयव है। ठीक है, अभी आप गिन लीजिए, चाहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 अवयव है। अब देखिए यहाँ पे आया भी है 12। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? अवयव को आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए सेना वाले परेड करने जा रहे हैं, अब उसमें गिनना पड़ेगा भाई कितने सैनिक हैं, तो टोटल गिन लेंगे कितनी पंक्ति, कितनी लाइन, मतलब 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, और ये गिन लेंगे प्रत्येक लाइन में कितने बंदे, एक लाइन में कितने बंदे हैं, तो एक लाइन का गिन लेंगे और इस साइड से गिन लेंगे और टोटल कर लेंगे गुणा, और इसके बाद लोगों की संख्या पता लग जाती है। तो अवयव का यही उपयोग भी होता है, ये भी चीज आप ध्यान दीजिएगा। तो अवयव में ए में अवयव की संख्या आप समझ गए। अगर मैं आपसे कहूं कि अवयव इसका मान ज्ञात करिए, तो मैंने आपको बताया है पंक्ति की संख्या क्या है? 2, यानी कि दूसरी पंक्ति है, और स्तंभ कौन सा है? चौथा। तो देख लीजिए ये दूसरी पंक्ति है और चौथा स्तंभ 1 2 3 4, यानी कि दूसरी पंक्ति के जब हम जाएंगे इस साइड से, तो दूसरी पंक्ति यहाँ पे भी और चौथा स्तंभ यहाँ पे, जहां पे कटा वही मान हो जाएगा। तो 6 है तो इसका मान 6 हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 23 का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ है 5। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये 13 का मान ज्ञात कीजिए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये मतलब पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो पहली पंक्ति ये हो जाएगी, तीसरा स्तंभ है तो 3 हो जाएगा।
तो इस प्रकार से आप अवयव में अवयव की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। कोट की संख्या हमने आपको बता दिया। यदि मैं आपको कहूं इसी अवयव के लिए कोट ज्ञात कीजिए तो यही हो जाएगा 3 × 4, और अगर कहते हैं अवयव की संख्या तो लिख दीजिए 12। कोट में टोटल गुणा नहीं करते, ठीक है, क्योंकि यही दोनों व्यक्त करता है कितने पंक्ति कितने स्तंभ। तो मेरे दोस्त मुझे ऐसा लगता है कि आपको अवयव क्या होता है ये समझ में हो गया, कोट अवयव की संख्या ये सब आपको मालूम हो गया होगा। अब रुक जाइए, मैं देख लूँ आपको और क्या बताना रह गया। अभी अवयव का प्रकार आपको बताना ही है, ठीक। तो लगभग चीजें आप अवयव के बारे में आप लगभग चीजें आप समझ चुके हैं। अवयव क्या होता है, अवयव में अवयव की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, कोट की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, सब आप जान गए हैं। दोस्तों मैं एक ही चीज कहूंगा, यदि आपको यार ये वीडियो अच्छा लगा हो ना तो केवल एक शेयर कर देना और कमेंट कर देना भाई यहाँ बढ़िया है या नहीं है, जो भी है जैसा भी है कमेंट कर देना। हाँ ये है, कोई सुझाव देना हो तो भी दे दीजिएगा। हाँ भाई ये सुधार कर लो, अच्छा रहेगा, ये कमी है, ठीक। अब देखिए दोस्त, हम देखते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ठीक। टाइप ऑफ मैट्रिक्स का तात्पर्य क्या होता है कि अवयव के प्रकार। मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, आप समझ जाएंगे। अवयव का प्रकार, तो देखिए मैं सही बताऊं ना तो अवयव बहुत प्रकार के होते हैं, बहुत प्रकार के। लेकिन इसमें क्या है कि मैं बेसिकली आपको 6 से 7 बताऊंगा। 6 ही 7 आपके इंपॉर्टेंट है क्लास 12 लेवल के, उतना ही और बहुत है, ठीक है। तो पहला क्या है अवयव, पहला है पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव, अब आप इंग्लिश में लिख दीजिएगा कि रो मैट्रिक्स, ठीक है, मैं इंग्लिश वाला नहीं लिखूंगा, रो मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, इसके डेफिनेशन क्या होते हैं कि ऐसा अवयव, ऐसा, देखिए भाई मैं आपको यहाँ पे डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, बता दूंगा, आपको लिखना हो तो आप लिख लीजिएगा, पर मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं। तो पंक्ति अवयव क्या होता है, लेकिन समझाऊंगा पर लिखूंगा नहीं, बता दूंगा और समझाऊंगा बोर्ड पे, पर लिखूंगा नहीं बोर्ड पे। तो देख लीजिए पंक्ति अवयव क्या होता है, यदि ऐसा कोई हमारे पास मैट्रिक्स हो जिसमें केवल एक पंक्ति हो तो उसे हम कहेंगे पंक्ति अवयव। जैसे मान लीजिए ऐसा कोई अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो उसे हम पंक्ति अवयव कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, ये हो गया पंक्ति अवयव, ये हो गया पंक्ति अवयव, ये हो गया पंक्ति अवयव। ये सब क्या है, पंक्ति अवयव। यानी पंक्ति तो एक है पर स्तंभ की संख्या वो अलग अलग है। पंक्ति एक है, 3 स्तंभ है, पंक्ति एक है, स्तंभ 2 है। हमें स्तंभ से नहीं मतलब, यानी पंक्ति जिसमें एक हो तो उसे हम पंक्ति अवयव कहते हैं। चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है स्तंभ अवयव। दूसरा क्या है, स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव देख लीजिए। अब देखिए स्तंभ अवयव में क्या होता है मेरे दोस्त, तो मैं फिर से आपको बता दूं कि स्तंभ अवयव ऐसा अवयव होता है जिसमें केवल एक स्तंभ हो। हमने पंक्ति अवयव में क्या बताया कि पंक्ति एक हो, स्तंभ चाहे जितना हो। स्तंभ अवयव में क्या होता है, स्तंभ एक हो, पंक्ति चाहे जितना हो। जैसे देख लीजिए, तो आप कह सकते हैं कि ऐसा कोई अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो उसे स्तंभ अवयव कहते हैं। जैसे 1 2 3 1 2 4 5 6 7, कुछ भी आप संख्या समझ लीजिए। तो क्या है, ये स्तंभ अवयव। पंक्ति चाहे जितना हो पर स्तंभ तो एक ही है ना, तो ये हो गया स्तंभ अवयव। अब देखिए दोनों तो सिंपल थे। तीसरा क्या है, तीसरा है शून्य अवयव। अब ज्यादातर मैं इंग्लिश का ही प्रयोग करूंगा, ठीक है। जीरो अवयव, तो जीरो को नल अवयव भी साथ कहते हैं, ठीक है। जीरो अवयव क्या होता है, ऐसा कोई अवयव जिसके प्रत्येक अवयव, प्रत्येक एलिमेंट शून्य होते हैं उसे हम कहते हैं जीरो अवयव। जैसे देखिए जीरो मैट्रिक्स, जैसे देख लीजिए यहाँ पे कोई ए मैट्रिक्स है। एलिमेंट मतलब क्या होता है, जैसे यही तो होता है एलिमेंट। एलिमेंट और कौन है, यही तो है। इसका क्या है, प्रत्येक अवयव जीरो है। ये क्या है, जीरो मैट्रिक्स। ये क्या है, जीरो मैट्रिक्स। ये क्या है, जीरो मैट्रिक्स, ठीक। ये जीरो मैट्रिक्स भी है और स्तंभ अवयव भी है, ठीक। तो जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा भी जिसके प्रत्येक अवयव जीरो होते हैं उसे जीरो मैट्रिक्स कहते हैं।
अब देखिए चौथा देख लीजिए क्या होता है, चौथा वर्ग अव्यू, हाँ अब वर्ग अव्यू देख लीजिए, चौथा क्या है वर्ग अव्यू, और वर्ग को इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर, SQUREMATRIX, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मतलब क्या होता है, जैसे भी दो रहता है तो दो का स्क्वायर कर देते थे, यही स्क्वायर है ना, यानी कोई चीज दो बार हो। तो इसमें क्या हो, ऐसा कोई अव्यू जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होती उसे हम कहते हैं वर्ग अव्यू। जैसे यानी कि जितना पंक्ति रहेगा उतना ही स्तंभ होना चाहिए। जैसे सपोज करिए कि 1 2, इसमें क्या है दो पंक्ति है, और जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, एक पंक्ति दो पंक्ति, स्तंभ कितने हैं, एक स्तंभ दो स्तंभ। तो स्तंभ और पंक्तियों की संख्या समान, इसलिए क्या हो गया, यह एक वर्ग अव्यू हो गया। या क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यह क्या हो गया, इसमें टोटल कितनी पंक्ति, एक पंक्ति दो पंक्ति तीन पंक्ति, तीन पंक्ति और तीन स्तंभ। तो क्या हो गया, यह भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x2। यहाँ भी कई बार कई आप क्वेश्चन देखेंगे ना, उसमें 2x2 यही लिख देगा। इसमें इसका मतलब यही होता है दो पंक्ति दो स्तंभ। तो स्क्वायर मैट्रिक्स भी आप समझ गए। अब आप अपने मन से बनाइएगा। पांचवा क्या है, डायगोनल। पांचवा है विकर्ण अव्यू। विकर्ण अव्यू को कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल को कहते हैं विकर्ण। अब देखिए विकर्ण अव्यू क्या होता है, विकर्ण अव्यू कैसा अव्यू होता है जिसके प्रत्येक अवयव, मतलब देख लीजिए जैसे मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूं, अगर कोई अव्यू होता है 1 2, तो इसका विकर्ण क्या होता है। पहली बात आप जानिए कि आप विकर्ण क्या होता है। तो देख लीजिए जो इस यहां पे आता है ना, ये जो है ना यही विकर्ण है। हाँ दिखाई दे रहा, यही है विकर्ण। अगर मैं अभी आपको 3x3 का अव्यू दे दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें विकर्ण कौन कौन से हैं, इसमें विकर्ण ये है। अब आप समझ गए होंगे विकर्ण क्या होता है, ठीक। तो क्या कह रहा है, ऐसा कोई अव्यू जिसके विकर्ण के सभी अवयव, जिसके विकर्ण के सभी अवयव को छोड़कर, यानी कि इसको छोड़ दें और इसको छोड़ दें, सभी अवयव यदि 0 हो तो उसे हम कहेंगे विकर्ण अव्यू। हाँ यही है विकर्ण अव्यू, यही है। उसके विकर्ण के अवयव को छोड़ दें और जितने अवयव बचे वो 0 हो जाए तो विकर्ण अव्यू है। अगर मैं आपसे कहूं कि विकर्ण अव्यू है तो आप कहोगे नहीं भाई। दूसरा कहूं ये विकर्ण अव्यू नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि विकर्ण के सभी अवयव को यदि छोड़ दे रहे हैं तो ये दोनों 0 है ही नहीं। लेकिन यदि मैं यहाँ पे लगा दूं 0 और यहाँ पे लगा दूं 0, तो क्या हो गया, तब ये विकर्ण अव्यू हो जाएगा। ये विकर्ण अव्यू नहीं है, लेकिन यदि यहाँ पे और यहाँ पे ये तीन जगह मैं 0 कर दिया तो क्या हो गया, ये विकर्ण अव्यू हो गया, ठीक, विकर्ण अव्यू हो गया। और एक चीज आप खुद कल्पना कर सकते हो, अगर मैं इसे इस टाइप कर दूं तो क्या आप इसमें आप विकर्ण बना पाओगे। यदि मैं इसे 2x3 का कर दूं, यानी कि 3x2 का, 3 पंक्ति 2 स्तंभ, तो इसमें विकर्ण नहीं बन पाएगा ना। तो विकर्ण अव्यू में 2 चीज आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि पहली चीज तो वह है वर्ग अव्यू। वर्ग अव्यू, विकर्ण अव्यू कोई अव्यू तभी होगा जब वह वर्ग अव्यू होगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए यह एक वर्ग अव्यू, 2 पंक्ति 2 स्तंभ, तभी तो आप विकर्ण बना पा रहे हो। ये देख रहे हैं ये वर्ग अव्यू नहीं है, इसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान नहीं थी, इसमें विकर्ण बनेगा ही नहीं। मुझे मालूम मैं ज्यादा बता रहा हूँ, लेकिन जो समझ गए होंगे विकर्ण का मतलब क्या है। लेकिन आप समझ लीजिएगा कि क्या है, पहली चीज विकर्ण अव्यू के लिए आवश्यक है कि वह एक वर्ग अव्यू हो। दूसरा क्या है, विकर्ण को यदि हम छोड़ दें तो जितने भी एलिमेंट बचे वो सभी 0 हो। तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि विकर्ण तभी बन सकता है जब वह एक स्क्वायर के रूप में हो। समझ गए, तो डायगोनल भी आप समझ गए। अब देखिए क्या बचा, शायद केवल एक बचा, आइडेंटिटी। इकाई अव्यू, हाँ बस केवल एक बचा है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को तत्समक अव्यू भी कहते हैं
और अगर हिंदी में आपको समझना हो तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि इकाई आप्यू इसे कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। हाँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इकाई आप्यू कहते हैं। जैसे भाई हमने आपको बताया कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, आइडेंटिटी कहेंगे, यूनिट भी कहेंगे। और इसका दो हिंदी में नाम होता है और दो इंग्लिश में। इंग्लिश में दोनों ये होता है, हिंदी में क्या होता है, एक तत्समक होता है, एक इकाई होता है। इसमें देखिए क्या होता है, इसके लिए भी आवश्यक दो चीजें, पहली बात तो वह एक वर्ग आव्यूह हो, और दूसरा चीज क्या हो कि विकर्ण की आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए आवश्यक है। देखिए मेरी राइटिंग मैं उतना बना नहीं रहा हूं, बाकी लिख भी दूंगा, ऐसी बात है। पहली चीज तो क्या हुआ, एक वर्ग आव्यूह, दूसरा क्या है, विकर्ण के अवयव, विकर्ण के एलिमेंट जो होते हैं, विकर्ण के अवयव एक होने चाहिए, और यदि विकर्ण को छोड़ दिया जाए सभी अवयव 0 हो। ठीक है, तो यही होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुआ मैट्रिक्स होता है, आप लिख सकते हैं कि ये एक वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी अवयव 1 हो, बाकी सभी 0 हो, तो उसे हम कहेंगे विकर्ण आव्यूह, मतलब आइडेंटिटी इकाई आव्यूह। इसीलिए तो इसका नाम इकाई आव्यूह दिया गया। इकाई मतलब क्या है, इसके विकर्ण के सभी अवयव 1 हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, 0 0 0, ये देख लीजिए, यह एक वर्ग आव्यूह भी है, और इसके विकर्ण को यदि छोड़ दिया जाए सभी अवयव 0 है, और इसके विकर्ण में जो भी आ रहा है वो सभी 1 है। और यदि मैं अभी यहाँ पे कह दूं 4, ठीक है, यहाँ पे 4, तो ये क्या हो गया, यह इकाई आव्यूह नहीं रहेगा, यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं, तब यह विकर्ण आव्यूह हो जाएगा, क्योंकि विकर्ण को छोड़ के सभी अवयव 0 हो। इकाई आइडेंटिटी के लिए क्या आवश्यक होता है कि विकर्ण के जो अवयव हो वह 1 हो। तो दो चीज आवश्यक होता है, पहली बात एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, क्योंकि स्क्वायर रहेगा तभी ए बनेगा विकर्ण, और इसके दूसरा चीज क्या है कि इसके विकर्ण के जो अवयव हो वह 1 हो, और तीसरी चीज क्या हो, उसको छोड़ दिया जाए तो सभी 0 हो जाए। लेकिन यदि यहाँ पे 1 4 लग जाए, यहाँ पे 7, तो यह क्या हो जाएगा, यह डायगोनल हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों मुझे लगता है कि मैं सब समझा दिया हूँ। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं सरल चीज को भी 2 3 से 4 बार समझा देता हूँ। जैसे ये सब चीज डायगोनल आइडेंटिटी में मुझे मालूम बहुत टफ नहीं है, एक ही बार में समझ जाएंगे, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। ठीक है, तो मुझे लगता है दोस्तों, तो टोटल जान लीजिए इंट्रोडक्शन की क्लास है, करीब यह 25 से 30 मिनट वीडियो चला गया। और अभी आप सोचिए इनमें भी ये बताते हैं, इसके बाद आपको इसी प्रश्नावली में, मतलब इसी वीडियो में प्रश्नावली को सॉल्व कराते हैं, 1.5 घंटा वीडियो हो जाता है। मैं बना सकता हूँ, स्टोरेज पूरा है, क्योंकि मैंने आपको बताया मोबाइल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको ये भी बताया था कि मैं ट्रेनिंग करके आया हूँ। अभी जान लीजिए 8 बजे गया था, 5 बजे आया ना, कपड़ा वपड़ा सब काम अपना किया। इसके बाद क्या है, अभी वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन एक वीडियो में इंक्लूड कर देंगे, जो देख भी रहे हैं 1.5 घंटा वीडियो देख रहे हैं, बोर हो जाता है, क्योंकि भाई मैं भी देखता हूँ। तो इसीलिए क्या है, आज की क्लास हो गई इंट्रोडक्शन की, कल अगली क्लास जो आगे उसमें 3.1 उसमें क्या है, 3.1 को एक ही वीडियो में हम समाप्त कर देंगे, और पूरा आपको अच्छे से आएगा। जब आप क्वेश्चन लगाओगे ना, आप क्वेश्चन को फील करोगे, इस तरीके से बताएंगे। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा, यार वीडियो को शेयर कर देना, एक कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि कोई सुझाव हो तो सुझाव को जरूर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।